Hello everyone. Let's start chapter number 5, elasticity and its applications. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी से हमें हेल्प क्या हो सकती है, डिमांड की इलास्टिसिटी क्या होती है, प्राइस की इलास्टिसिटी क्या होती है, सप्लाई की इलास्टिसिटी क्या होती है, एंड इनकम एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है डिमांड की। चलो सबसे पहले एक सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो सप्लायर चाहते हैं कि ज्यादा प्रोडक्ट चाहे सप्लाई हो तो उसकी सप्लाई वो बढ़ाते हैं। लेकिन अभी तक हमें ये समझ नहीं आया कि कितने पॉइंट से या कितने परसेंट इंक्रीज होता है, मतलब प्राइस की चेंज से डिमांड कितनी परसेंट कम होती है, प्राइस के चेंज से सप्लाई कितना परसेंट इंक्रीज होता है। तो ये चीज को हम इस चैप्टर में सीखेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप एक वेबसाइट है जो कि बनाने के $200 लेते हो और आप 12 वेबसाइट महीने की बेच देते हो, लेकिन आपको खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो आप सोचो 250 कर दो। अब आप ये देखना चाहोगे कि आपकी डिमांड कितने से कम होगी, आपका रेवेन्यू कितने से कम होगा, आपका ओवरऑल कितना हो सकता है रेवेन्यू कम हो या रेवेन्यू बढ़े। अब आपको पता चलेगा चैप्टर के अंदर। इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी मेजर्स हाउ मच वन वेरिएबल रिस्पॉन्स टू चेंज इन अनदर, मतलब कि एक वेरिएबल में चेंज की वजह से दूसरे वेरिएबल में क्या फर्क पड़ रहा है, प्राइस की चेंज की वजह से डिमांड में क्या फर्क पड़ रहा है, प्राइस की चेंज की वजह से सप्लाई में क्या फर्क पड़ रहा है, इनकम की चेंज की वजह से डिमांड में क्या फर्क पड़ रहा है। ये सारी चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। इवन सब्स्टिट्यूट की चेंज की वजह से डिमांड में क्या फर्क पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी के चेंज की वजह से सप्लाई पे क्या फर्क पड़ रहा है। One type of elasticity measure how much demand of your website will fall if you raise your price. सही है। Elasticity is a numerical measure of the responsiveness of QD, quantity demanded. QD का मतलब है quantity demanded, and QS to one of its determinants. अब प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड से शुरू करते हैं। QD एंड प्राइस इसमें शो होगा सिंपल। अब इसका फॉर्मूला क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज अब कैलकुलेट करने के भी फॉर्मूला हमें आना चाहिए। परसेंटेज चेंज का उससे पहले हम लोग चलो ग्राफ को ही डिस्कस कर लेते हैं। प्राइस 10% इंक्रीज हुआ है जिसकी वजह से डिमांड 15% कम हो गई, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे इलास्टिसिटी कितनी हुई 1.5, मतलब के एक यूनिट चेंज इन प्राइस से 1.5 यूनिट चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर, 10 यूनिट चेंज इन प्राइस से 15 यूनिट चेंज आएगा डिमांड के अंदर। हालांकि लेकिन अब ये देख लें आप, यहाँ पर फॉल हो रहा है तो मतलब नेगेटिव 15% है, ये पॉजिटिव 15% नहीं है। लेकिन हम इस चैप्टर की हद तक सारी वैल्यूज को हमने पॉजिटिव ही लेना है, हमने नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है, क्योंकि अब प्राइस जब कम हो रहा होता तो प्राइस नेगेटिव हो जाता, डिमांड उस वक्त पॉजिटिव हो जाती है। हर हाल में इधर नेगेटिव वैल्यू ही आनी थी, क्योंकि दोनों का इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है? ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है। दोनों ऐसा नहीं हो रहा है कि प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड भी बढ़ रही हो, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। कैलकुलेट परसेंटेज चेंजेस। अब चेंज को देख लेते हैं हम। हमने जो एग्जांपल ली थी 250 से प्राइस हो रहा है 200 से 250, तो उसकी कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे हम? उसके परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है? एंड वैल्यू माइनस स्टार्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टार्ट वैल्यू। अभी हमें स्टार्ट वैल्यू पता है 200 थी, एंड वैल्यू हमें पता है कि वो 250 तक पहुंच गया, तो 250 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 200, तो 25% चेंज आ जाएगा। और प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड 12 से जा रही है 8 की तरफ, तो 33% है, और उसकी वजह से हमने ये निकाल लिए इलास्टिसिटी जो कि 1.33 है। लेकिन अब एक चीज का मसला है, दोनों से इसके अंदर अगर प्राइस 250 से 200 जाएगा तो वो अलग परसेंटेज के अंदर वैल्यू आएगी,
250 से 200 पे गया तो अलग परसेंटेज से वैल्यू आई, जो कि 20% है। जो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 20% आएगी। एंड क्वांटिटी डिमांड 8 से 12 पे जाए, 12 से 8 पे ना आए, क्योंकि जब प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड रेट बढ़ेगी, 8 से 12 पे जाएगी तो वो 50% राइज है। अब दोनों इलास्टिसिटी अलग अलग आ गई हैं। तो इस प्रॉब्लम के इशू के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट के मेथड से हमें एंड वैल्यू माइनस स्टार्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय मिड पॉइंट। एंड वैल्यू क्या थी 250, स्टार्ट वैल्यू क्या थी 200, मिड पॉइंट क्या बनेगा 250 जमा 200 डिवाइडेड बाय 200, मतलब एंड वैल्यू प्लस स्टार्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, एंड वैल्यू माइनस स्टार्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ये होगी मिड पॉइंट की वैल्यू। अब 250 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 225। आप देखो 225 है यहाँ पर। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इक्वल्स 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 10। मिड पॉइंट 10 है, 12 और 8 का मिड पॉइंट 10 बन रहा है, जो कि 40% है। अब आप कोई भी डायरेक्शन ले लो, आपकी दोनों हालत में 1.8 ही इलास्टिसिटी होगी। अब अलग प्रोडक्ट्स की लेने की ट्राई करते हैं हम। प्राइस 70 तक, क्वांटिटी डिमांडेड 5000 थी। प्राइस जब 90 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 3000 हो गई। कैलकुलेट कर लेते हैं, मिड पॉइंट क्या इसका होगा 3000 और 5000 का 4000 होगा। तो 5000 माइनस 3000 डिवाइडेड बाय 4000, परसेंट चेंज इन प्राइस 90 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 80, तो 25%। तो इलास्टिसिटी 50 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू 2। मतलब कि 1 यूनिट इंक्रीज इन प्राइस से 2 यूनिट डिक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांड रेट के अंदर। मतलब मतलब और अगर प्राइस 1 यूनिट से कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड रेट के अंदर 2 यूनिट से इंक्रीज होगा। ये हमने इस चीज से पता लग रहा है। To learn the determinants of price elasticity, we look at a series of examples. Each compares two common goods. पहली एग्जांपल ले लेते हैं हम। दो गुड्स हैं जो दोनों के प्राइस 20% से इंक्रीज हो गए। अब दोनों के प्राइस 20% से इंक्रीज हो गए। एक गुड की डिमांड इतनी ज्यादा कम नहीं हुई, दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा कम हो गई। तो जिसकी ज्यादा कम हुई है वो ज्यादा इलास्टिक है। क्यों? मतलब प्राइस की चेंज की वजह से सबसे ज्यादा उसके ऊपर फर्क पड़ा है। एक प्रोडक्ट की डिमांड के अंदर कमी आई 2 यूनिट से, दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड में कमी आई 12 यूनिट से। तो जिसके अंदर ज्यादा यूनिट की डिफरेंस आया है वो ज्यादा इलास्टिक है। एक प्रोडक्ट के अंदर आया 10% डिक्रीज, दूसरे प्रोडक्ट के अंदर आया 50% डिक्रीज इन डिमांड, तो वो ज्यादा इलास्टिक है 50% वाला। अब ब्रेकफास्ट सीरियल वर्सेस सनस्क्रीन की हम एग्जांपल ले लेते हैं। ब्रेकफास्ट सीरियल और सनस्क्रीन। अब ब्रेकफास्ट सीरियल के अंदर क्या होती है सिचुएशन, आप उसकी जगह अल्टरनेटिव्स आपके यहाँ मौजूद हैं। आप अंडा खा सकते हो, आप अंडे के अलावा पराठे खा सकते हो, आप ब्रेड खा सकते हो, आपके पास काफी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो जब ब्रेकफास्ट सीरियल का प्राइस बढ़ेगा आप अल्टरनेटिव चूज कर लोगे। लेकिन सनस्क्रीन क्या है? सनस्क्रीन एक तरह से वो नीड है, इसका मतलब कोई अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है। जिन लोगों ने यूज करनी है सनस्क्रीन उनके पास कोई अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है, तो उन्होंने वो परचेज करनी ही करनी है। तो मतलब इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कैजुअल यूजर्स शायद ना परचेज करें, लेकिन बाकी जो रेगुलर यूजर्स हैं वो फिर भी परचेज करेंगे, क्योंकि सनस्क्रीन का कोई अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है। तो प्राइस इलास्टिसिटी हमने इस पॉइंट से क्या सीखा एग्जांपल नंबर 1 से, कि प्राइस इलास्टिसिटी इज हायर व्हेन क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। ब्रेकफास्ट सीरियल के सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं हमारे पास, तो इसलिए उसकी इलास्टिसिटी हाई है एज कंपेयर टू सनस्क्रीन। अब ब्लू जीन्स वर्सेस क्लोथिंग। ब्लू जीन्स अब एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, क्लोथिंग एक जनरल प्रोडक्ट है। ब्लू जीन्स की जगह आपके पास अल्टरनेटिव मौजूद हैं। आप पिंक कलर का क्या कहते हैं जीन्स पहन लें, आप ब्लू कलर की जीन्स के अलावा ब्लू ट्राउजर पहन लें, आप शॉर्ट्स पहन लें,
आप ब्लैक कलर की जीन्स पहन लें, आपके पास काफी सारे अल्टरनेटिव मौजूद हैं, तो उसकी इलास्टिसिटी हाई होगी एज कम्पेयर टू क्लोथिंग, क्योंकि क्लोथिंग का कोई अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है। अनलेस आप कपड़े पहनना ही ना चाहें, क्लोथिंग का कोई अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है। तो प्राइस इलास्टिसिटी इज हायर फॉर नैरोली डिफाइंड गुड्स देन ब्रॉडली डिफाइंड वन। मतलब कि जो जैसे ब्लू जीन्स है वो नैरोली डिफाइंड है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे चले गए हो आप। क्लोथिंग तो एक बहुत जनरल टर्म है। अब इसकी एग्जांपल एक और तरीके से ले लेते हैं, शॉर्मा वर्सेस ईटिंग। शॉर्मा वर्सेस ईटिंग। अब शॉर्मा क्या है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिसको आप खा सकते हैं, उसकी जगह आप बर्गर्स खा सकते हो, अल्टरनेटिव चीजें। लेकिन ईटिंग का कोई रद्दोबदल नहीं है, खाना आपने खाना ही है, उसका कोई रद्दोबदल नहीं है आपके पास मौजूद। वो इंसुलिन वर्सेस कैरेबियन क्रूजेस, एग्जांपल नंबर 3 पे आते हैं। अब इंसुलिन और कैरेबियन, इंसुलिन जिन लोगों के लिए नेसेसिटी है, मतलब जिन्होंने लगानी है, वो हर हाल में लगाएंगे, तो इंसुलिन के प्राइस के साथ इनइलास्टिसिटी होगी। मतलब के बिल्कुल शायद जरा सा चेंज आए, लेकिन ज्यादा डिमांड के ना चेंज नहीं आएगा। जिन लोगों ने लगानी है उन्होंने हर हाल में लगानी है, वरना उसके अलावा वो जिंदा नहीं रह सकते। कैरेबियन क्रूजेस क्या एक लग्जरी चीज है। अब जब कैरेबियन क्रूजेस के प्राइस भरेंगे तो आप लग्जरी इंटरटेनमेंट के लिए आप दूसरी जगह जा सकते हो, कैरेबियन क्रूज के अलावा आप हो सकता है कहो कि चलो जब प्राइस कम होंगे तब चले जाएंगे, वेट कर सकते हो, कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं है, आपका अभी जाना लाजमी नहीं है, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो अब एक चीज हमें पता लगी, नेसेसिटी और लग्जरी। नेसेसिटी में जो प्रोडक्ट है आपने हर हाल में खरीदना है, लेकिन लग्जरी को आप छोड़ सकते हो। तो लग्जरी के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी हाई है, नेसेसिटी के अंदर कम है। अब गैसोलीन इन द शॉर्ट रन वर्सेस गैसोलीन इन द लॉन्ग रन। गैसोलीन से पेट्रोल मुराद है। अब शॉर्ट रन के अंदर जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आप जो गाड़ी चला रहे हैं उन्होंने तो गाड़ी चलानी ही है। हाँ, किसी हद तक कम हो जाएगी डिमांड के वो अपने वेकेशंस के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन जो ऑफिस जाने आने का सीन है उनका, वो सारे के सारे उन्होंने फिलहाल तो वही सिस्टम रहेगा ना उनका, कार के ऊपर आने जाने का। लेकिन लॉन्ग रन के लिए जब लोगों को तो उनके चॉइसेस होती हैं, वो हाइब्रिड कार्स खरीद लें, वो कोई ऐसा सिस्टम बना लें, कोई उबर लगा लें, वो कोई ऐसी कोई उबर के अलावा कोई बस का इंतजाम कर लें, मतलब उनके दूसरे ऑप्शंस आ जाते हैं इन द लॉन्ग रन। हाँ, आप अपना घर चेंज कर सकते हो, इवन कि आप ऑफिस या स्कूल वगैरह जाते हो तो आप उसके करीब कहीं घर ले सकते हो ताकि आपका पैदल का रास्ता हो जाए। आप साइकिल परचेज कर सकते हो, आप उससे हेल्थ की भी फायदे होंगे आपके। इससे काफी सारे आपको फर्क पड़ता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी इज हायर इन द लॉन्ग रन देन द शॉर्ट रन। Summary: the extent to which close substitutes are available, whether the good is necessity or luxury। हमने क्या पढ़ा, जिसके ज्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद होंगे उसकी इलास्टिसिटी हायर होगी, जिसकी जो प्रोडक्ट लग्जरी होगा उसकी इलास्टिसिटी हाई होगी, जो प्रोडक्ट नैरोली डिफाइंड होगा जो कि सॉरी ब्रॉड, वो अगर क्लोथिंग जो है वो बहुत ब्रॉडली डिफाइंड है और नैरोली डिफाइंड ब्लू जीन्स है, तो नैरोली डिफाइंड जो गुड होगा वो उसकी इलास्टिसिटी हाई होगी। टाइम होराइजन: लॉन्ग रन में ज्यादा होगी इलास्टिसिटी एज कम्पेयर टू शॉर्ट रन। अब डिमांड कर्व के ऊपर देख लेते हैं हम, अलग अलग तरह की डिमांड कर्व होती हैं। जितनी ज्यादा फ्लैट कर्व होगी उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, जितनी ज्यादा स्टीपर कर्व होगी उतनी ज्यादा कम इलास्टिसिटी होगी। फ्लैटर एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगी, स्टीपर वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगी। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं काफी सारी। सबसे पहले परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब कि इलास्टिसिटी नहीं है, परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब है कि इलास्टिसिटी नहीं है। अब आप देख लें प्राइस के अंदर चेंज जितना मर्जी आ जाए, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज जरा सा भी नहीं आ रहा। ये सिचुएशन कब होती है, जब आप कस्टमर जाके, एक एग्जांपल ले लेते हैं, पेट्रोल पंप पे गए हो आप और वहां जाके आप कह रहे हो कि मेरी बाइक के अंदर 3 लीटर पेट्रोल डाल दो।
अब आपको इससे परवाह नहीं है कि वो 300 का डलेगा पेट्रोल, 350 का डलेगा, या 250 का डलेगा। आपने 3 लीटर पेट्रोल परचेज करना है, जितना बिल बनेगा आप पे कर दोगे। तो इस सिचुएशन में आपको प्राइस से फर्क नहीं है, आपने कह दिया है कि मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो इलास्टिसिटी उसमें हो जाएगी 0। इनइलास्टिक के अंदर क्या होता है कि इतना ज्यादा जितना चेंज प्राइस में आता है उससे कम चेंज क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर आता है। फॉर 10% चेंज आया प्राइस के अंदर, क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर लेस देन 10% चेंज आएगा, तो लेस देन 1 होगी इसकी इलास्टिसिटी। यूनिट इलास्टिक क्या होती है? ऐसी सिचुएशन जहां जितना चेंज प्राइस के अंदर आया है उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर भी आया है, तो उसके अंदर यूनिट इलास्टिक कहते हैं, और उसके अंदर इलास्टिसिटी 1 होती है। इलास्टिक डिमांड कब होती है? जब प्राइस के ना चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर ज्यादा चेंज आ जाए, तो वो हो जाती है इलास्टिक डिमांड, और इधर ग्रेटर देन 1 होती है इलास्टिसिटी। क्योंकि आप जब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी, नीचे वाली छोटी होगी वैल्यू, तो ग्रेटर देन 1 ही वैल्यू आएगी जब कैलकुलेट करेंगे हम। एंड परफेक्टली इलास्टिक के अंदर आ जाते हैं हम। अब ये सिचुएशन बहुत रेयर है किसी प्रोडक्ट के लिए, कि जब आपको प्राइस के अंदर चेंज ना हो रहा हो, क्वांटिटी डिमांड उसी के ऊपर इन्फिनिट हो, मतलब कि आप उसी के ऊपर जितनी मर्जी आपको मिल जाए, आपको परवाह नहीं है उससे। आप इसकी एग्जांपल ये ले रहे हैं, दोबारा बाइक पे ही आते हैं। अब आप पेट्रोल पंप पे जाके कह रहे हो कि मेरी बाइक के अंदर 300 रुपए का पेट्रोल डाल दो, आपने प्राइस फिक्स कर लिया है, आपको उससे परवाह नहीं है इससे आपको 2.5 लीटर पेट्रोल मिले, इससे आपको 4 लीटर पेट्रोल मिले, आपको 1 लीटर पेट्रोल मिले, आपने 300 रुपए का पेट्रोल डलवाना है, आपने प्राइस फिक्स कर दिया है, आपको क्वांटिटी डिमांडेड से कोई वो नहीं है अगर, तो वो होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक। इन्फिनिटी इलास्टिसिटी ऑफ लीनियर डिमांड कर्व। अब एक स्ट्रेट लाइन देख लेते हैं हम, लेकिन अब ये सिंपल एक डिमांड कर्व बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर भी इलास्टिसिटी सेम नहीं होगी जब हम डिफरेंट पॉइंट्स को मुहैया करेंगे। उसका रीजन ये है कि उसका रीजन ये है कि जैसे एक जगह कस्टमर की इतना ज्यादा उसकी डिमांड के ना फर्क नहीं पड़ता, किसी ना किसी हद तक किसी ना किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस जितना मर्जी कम हो जाए, जैसे मैंने पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि जीरो के ऊपर भी, जीरो जब प्राइस हो जाए किसी प्रोडक्ट का तब भी अनलिमिटेड डिमांड नहीं होती, एक लिमिट होती है प्रोडक्ट की डिमांड की, क्योंकि उससे ज्यादा आप कंज्यूम ही नहीं कर सकते प्रोडक्ट। आप फॉर एग्जांपल आप अकेले हो, किसी रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने कहा आप जितना फ्री का खाना खाना है खा लो, तो तब आप ज्यादा ज्यादा 2 प्लेट बिरयानी खा लोगे, अगर हिम्मत की आपने तो 3 प्लेट बिरयानी खा लोगे, अगर मतलब कहीं ना कहीं जाके आप रुकोगे। आपको लेकिन शर्त उन्होंने ये की है कि आप उधर ही बैठ के खा सकते हो सिर्फ, और प्राइस 0 है, आपने जितना खाना है खा लो, तो आप एक ना एक लिमिट में जाके ही खाओगे, उससे ज्यादा आप नहीं खा सकते, कहीं ना कहीं जाके रुकेगी आपकी डिमांड। तो इसलिए जब प्राइस कम होता है तो हर दफा सेम लेवल की इलास्टिसिटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जब 30 से 20 पे आ रहे हैं तब इलास्टिसिटी 5 है, लेकिन जब 20 से 10 पे आ रहे हैं तब इलास्टिसिटी 1 है, और 10 से 0 पे आ रहे हैं तो तब इलास्टिसिटी 0.2 है। तो मतलब कि एक ना एक पॉइंट पे आके आपकी डिमांड के ना इतना ज्यादा चेंज नहीं आता। आप 10 से 0 पे आ रहे हैं, आप फॉर एग्जाम्पल 10 के ऊपर आप $10 जब प्राइस थी तब आप 2 प्लेट बिरयानी खा रहे होगे, लेकिन अब आप सॉरी नॉइज आ रही थी थोड़ी सी, तो उसको सही करने का। अब जैसे मैं बोल रहा था
आप 10 जब $10 प्राइस है तो हो सकता है आप रेस्टोरेंट में जाके 2 प्लेट नहीं खा सको मैक्सिमम बिरयानी की, या 2.5 खा लो। मतलब आपको पे तो करना ही होगा पर प्लेट के हिसाब से। लेकिन अगर वो कहें नहीं, आपने फ्री में जितनी खानी है, तब भी आप एक लिमिटेड क्वांटिटी खा सकते हो। पहले आप 2.5 खा रहे थे, आप 3 खा लोगे, ज्यादा 3.5 खा लोगे। तो मतलब प्राइस के अंदर चेंज 10 से 0 हो गया, $10 से $0 हो गया। इतना बड़ा चेंज आ गया, लेकिन आपकी डिमांड के अंदर इतना ज्यादा असर नहीं पड़ा उसकी वजह से। तो इसलिए इलास्टिसिटी यहाँ पर आके इतना ज्यादा नहीं रहती। प्राइस इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू। अब प्राइस की वजह से रेवेन्यू पे भी फर्क पड़ता है हर प्रोडक्ट की। अब हम ये देखना चाहेंगे कि इलास्टिसिटी की वजह से रेवेन्यू राइज होगा या फॉल होगा। रेवेन्यू की एग्जांपल क्या है, पी क्रॉस क्यू। रेवेन्यू पहले बता दूं, रेवेन्यू आपकी टोटल सेल से जो पैसे आते हैं उसको रेवेन्यू कहते हैं। इसमें से अभी तक आपने अपने एक्सपेंसेस नहीं निकाले। जब एक्सपेंसेस निकाल दोगे तब आपका प्रॉफिट बन जाएगा। अभी तक आपने अपने एक्सपेंसेस नहीं निकाले हैं, इस चीज का ख्याल रखना है रेवेन्यू को जब डिस्कस कर रहे हो। आपने क्या प्राइस है और कितनी क्वांटिटी बेची है, उससे आपका रेवेन्यू आ जाएगा। Higher P means more revenue on each unit you sell, but you sell fewer units due to law of demand. ऑब्वियसली जैसे प्राइस बढ़ेगा, आप रेवेन्यू बढ़ाने के लिए जाओ, ज्यादा पैसे आपके पास आएंगे हर क्वांटिटी के ऊपर। लेकिन जब आप बेचोगे तो लोअर प्राइस जैसी बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। अब आपने ये देखना है कि रेवेन्यू के ऊपर ज्यादा फोकस किस चीज का होगा। अगर क्वांटिटी ज्यादा कम हो गई तब रेवेन्यू कम हो जाएगा, लेकिन अगर प्राइस से जो अर्निंग हो रही है वो ज्यादा हो गई तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अब आपने इसकी इधर से हम देखते हैं, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी, परसेंट चेंज इन प्राइस, रेवेन्यू इक्वल टू पी क्रॉस क्यू। प्राइस अगर इफ डिमांड इज इलास्टिक देन प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इज ग्रेटर देन 1। जिस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी उसके अंदर ज्यादा चेंज आएगा एज कम्पेयर टू प्राइस। मतलब प्राइस के अंदर 10% चेंज से क्वांटिटी डिमांड के अंदर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 10% चेंज आएगा। तो इसका मतलब क्वांटिटी ज्यादा कम होगी एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन प्राइस। तो उस सिचुएशन के अंदर जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो, उस सिचुएशन के अंदर जब आप प्राइस बढ़ाओगे तो आपका टोटल रेवेन्यू कम होगा। अब इस एग्जांपल के ले लेते हैं, ये ब्लू वाला जो पोर्शन है ये आपने क्वांटिटी कम होने की वजह से जो रेवेन्यू लूज किया, एंड जो ये येलो वाला पोर्शन है इससे आपको शो हो रहा है जो आपने गेन किया है इंक्रीज इन प्राइस की वजह से। मतलब प्राइस 200 से 250 हो गई तो पर यूनिट, अब आप जो प्रोडक्ट पहले आप पहले 12 के 12 जो प्रोडक्ट थे आपके वो 200 के बेच रहे थे। अब आप 8 प्रोडक्ट अपने 8 वेबसाइट, जो 8 वेबसाइट्स हैं वो आप 250 की बेच रहे हो, तो पर यूनिट आपको $50 आप ज्यादा महंगी बेच रहे हो। तो ये येलो वाला वो रीजन शो कर रहा है। लेकिन जो पहले आपने 4 यूनिट्स जो बेच रहे थे आप 200 के, अब वो तो नहीं आप बेचोगे ना, तो वो ब्लू रीजन हमें वो शो कर रहा है। तो रेवेन्यू इस सिचुएशन में हमारा ज्यादा कम होगा। पहले रेवेन्यू 2400 था, अब 2000 हो गया, क्योंकि इलास्टिक डिमांड है, डिमांड पे ज्यादा असर पड़ा है एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन प्राइस। अब इन इलास्टिक की सिचुएशन हम ले लेते हैं जहां पर लेस देन 1 होगी इलास्टिसिटी। अब ये देखें लेस देन 1 है, 0.82 है। उस सिचुएशन में जैसी प्राइस इंक्रीज किया तो जो लॉस हुआ है हमें रेवेन्यू का वो कम हुआ है, लेकिन जो प्राइस के अंदर इंक्रीज की वजह से जो रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है वो ज्यादा हुआ है। पहले 2400 रेवेन्यू था, अब 2500 रेवेन्यू हो गया है। तो इन इलास्टिक सिचुएशन में रेवेन्यू बढ़ जाते हैं, हमने इससे ये सीखा। अब हमने फार्मेसी रेज द प्राइस ऑफ इंसुलिन बाय 10%। और दूसरी सिचुएशन क्या है कि लग्जरी आइटम के प्राइस कम हो गए 20% से। तो अब दोनों सिचुएशन में क्या होगा, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि इनइलास्टिक डिमांड होती है फार्मेसीज की, इनइलास्टिक डिमांड होती है फार्मेसीज। क्यों? क्योंकि जिन्होंने इंसुलिन लगानी है
जिनकी नेसेसिटी है, उसकी उस उन्होंने हर हाल में ही करना है। तो इनइलास्टिक डिमांड जब होती है, हमने क्या पढ़ा था, कि उसका रेवेन्यू बढ़ जाता है, तो इनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा इंसुलिन का। अब फेयर वॉल हम लग्जरी आइटम क्या है, लग्जरी क्रूज क्या है, एक नेसेसिटी नहीं है, ये लग्जरी प्रोडक्ट है। और हमने क्या पढ़ा था, जो कि प्रोडक्ट नेसेसिटी ना हो वो इलास्टिसिटी उसकी ज्यादा होती है। अब जो इलास्टिक ज्यादा है प्रोडक्ट, एंड उस प्रोडक्ट की जब प्राइस कम हो रही है, तो हमारा रेवेन्यू उसके अंदर भी बढ़ेगा। Which increase in revenue, which effect is bigger? Since the demand elastic Q will increase more than 20%, so revenue rises. प्राइस के अंदर 20% डिक्रीज हुआ है, लेकिन क्वांटिटी के अंदर ग्रेटर देन 20% चेंज आएगा, क्योंकि हमने ग्रेटर देन 1 वैल्यू रखनी है इलास्टिसिटी की। चलो अब सप्लाई के ऊपर आते हैं। सप्लाई के ऊपर हमने सिमिलर सिचुएशन है, लेकिन अब QD की जगह हम QS को देखेंगे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और अगेन मिड पॉइंट मेथड ही हम यूज करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं हम। प्राइस हमने इतना पता है, हमें जैसी प्राइस इंक्रीज होता है हम चाहते हैं सप्लाई इंक्रीज करें। प्राइस 8% से इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी 16% से इंक्रीज हुई, तो इसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, जो कि 2 है। अब डिफरेंट सप्लाई कर्व्स को देख लेते हैं। सिमिलर रूल्स हैं, फ्लैटर द कर्व द बिगर द इलास्टिसिटी, स्टीपर द कर्व द स्मॉलर द इलास्टिसिटी। अब ये स्टीप कर्व है हमारे पास। अब ये परफेक्टली इनइलास्टिक की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है, वो चेंज परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस जो मर्जी चेंज हो जाए, आपकी क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। अब ये सिचुएशन बहुत रेयर है, लेकिन ये कब अराइज हो सकती है, जब मैनेजर जो कंपनी का है वो कहे अपने एम्प्लॉयज को कि मुझे मार्केट में 300 यूनिट सप्लाई करने हैं। उसने क्या सख्ती लगा दी कि मुझे मार्केट में 300 यूनिट सप्लाई करने हैं। उसको इस चीज से परवाह नहीं है कि कितने के यूनिट जा रहे हैं मार्केट के अंदर, उसको इस चीज से परवाह है कि मार्केट के अंदर जो यूनिट्स हैं कितने प्राइस के जा रहे हैं, उसे इस चीज से परवाह है कि कितने यूनिट जा रहे हैं। उसने कह दिया 300 यूनिट जाने चाहिए, भले ही उसका प्राइस 200 हो, भले ही उसका प्राइस 500 हो, भले ही उसका प्राइस 1000 हो, उसे इस चीज से परवाह नहीं है। उसे सिर्फ यूनिट से ही परवाह है कि 300 यूनिट मार्केट में जाने चाहिए। इधर जीरो इनइलास्टिक, परफेक्ट इनइलास्टिक में जीरो इलास्टिसिटी है। अब इनइलास्टिक को देख लेते हैं। वो कब होती है, जब प्राइस के अंदर ज्यादा चेंज आ रहा हो एज कम्पेयर टू चेंज इन क्वांटिटी। प्राइस 10% से बढ़ा, क्वांटिटी लेस देन 10 बढ़ी, तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। यूनिट इलास्टिक की भी सेम सिचुएशन है जैसे डिमांड की थी यूनिट इलास्टिक में। अब इसके अंदर परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो हो रहा है वो इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मतलब दोनों सेम होंगे। 10% इंक्रीज इन प्राइस से 10% इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड में आएगा, इसकी 1 होगी। अब इलास्टिक के अंदर क्या होगा, जो चेंज इन प्राइस आएगा उससे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा आएगा। फॉर एग्जांपल 10% इंक्रीज हुआ है प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांडेड ग्रेटर देन 10% होगी, तो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कौन सी सिचुएशन है, जहां पर प्राइस भले चेंज हो ना हो, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इन्फिनिट रहेगी। अब जो मैनेजर है वो कहते हैं मैंने अपना प्रोडक्ट मार्केट में 500 रुपए का बेचना है, 500 रुपए का सप्लाई करना है, उसे इस चीज से परवाह नहीं है कि कितने यूनिट जाएं, उसमें आप 100 यूनिट जाएं, उसमें 150 यूनिट जाएं, या उसमें 200 यूनिट जाएं, उसे इस चीज से परवाह नहीं है। तो क्वांटिटी इसके अंदर अनलिमिटेड हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्फिनिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब सप्लाई इलास्टिसिटी डिटर्मिनेंट्स क्या है। The more easily seller can change the quantity they produce, the greater the price elasticity of supply. Simple. अब देखें, बीच फ्रंट प्रॉपर्टी जो है, एक मतलब घर जो है, घर बनाना आसान है या गाड़ी। अब गाड़ी बनाना किसी हद तक आसान है, घर के लिए अब क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल मॉर्टन बी में घर लेना है, मॉर्टन बी में एक लिमिटेड जगह है, वहां पर इतने ज्यादा घर नहीं बन सकते, एक लिमिटेड जगह है जो घर पहले से बने हुए हैं। अब उनकी डिमांड बढ़ गई, उनके प्राइसेस इंक्रीज हो गए, लेकिन स्टिल
सप्लाई भी तो होनी चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल लोग बेचने को रेडी होने चाहिए कि हाँ अपना घर बेचना चाहेंगे, तभी आप उसको बेच सकते हो ना। तो उसके लिए सप्लाई में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कार्स आप बना सकते हो टाइम के साथ, जैसे ही उसकी डिमांड बढ़ेगी आप कार्स बना सकते हो। क्योंकि अब देखें उसी चीज को उन्होंने भी एग्जाम्पल किया हुआ है, बीच फ्रंट प्रॉपर्टी को भी किया हुआ है और सप्लाई न्यू कार्स को भी किया हुआ है उन्होंने। Suppose population growth causes demand for goods to double. At each price, quantity demanded doubles. For which product will change price be changed the most? For which product will price change the most? कार्स की ज्यादा डिमांड बढ़ेगी या बीच फ्रंट प्रॉपर्टी की? बीच फ्रंट प्रॉपर्टी क्योंकि फिक्स है, ज्यादा उसकी सप्लाई नहीं है, उसकी मतलब जो फिक्स है पहले के बने हुए हैं, लोग बेचना चाहेंगे तभी बिकेंगे, तो इसलिए वो इन इलास्टिक है। हमने क्या पढ़ा था, जब इन इलास्टिक चीजें उस पर प्राइस की चेंज से इतना ज्यादा असर नहीं होता एज कम्पेयर टू जो इलास्टिक चीजें। तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी इवन इन इंक्रीज इन प्राइस, क्वांटिटी सप्लाई कम होगी इवन बाय इंक्रीजिंग प्राइस। अब न्यू कार्स की क्या है, उसको बनाना आसान है, वो इलास्टिक होती है सप्लाई। तो जब प्राइस इंक्रीज होगा तो आप ज्यादा प्राइस के ना जो चेंज आया है उसकी वजह से ज्यादा चेंज आ जाएगा क्वांटिटी के अंदर। हाउ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैन वेरी। अब सेम प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट इलास्टिसिटीज होती हैं, एक ही कर्व के ऊपर डिफरेंट इलास्टिसिटीज होंगी प्राइस की भी। क्यों? क्योंकि देखो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, भले सप्लाई इंक्रीज हो रही है, लेकिन परसेंटेज इंक्रीज जो है वो कम होता जाएगा। क्योंकि हर फैक्ट्री की एक लिमिट होती है कि वो कितने प्रोडक्ट बना सकता है और टाइम के अंदर, एक लिमिटेड टाइम के अंदर। वो अब प्राइस ऐसी हो जाए कि आप जितना मर्जी प्रोडक्ट बना जाओ, लेकिन आपकी फैक्ट्री कैपेसिटी ही 500 यूनिट्स है, आप 500 यूनिट से ज्यादा प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते। आपकी फैक्ट्री की जितनी लिमिट है उससे ज्यादा आगे जा ही नहीं सकते, इसलिए एक पॉइंट से आगे आप ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पा रहे अपनी प्रोडक्शन के अंदर, प्राइस भले जितना मर्जी इंक्रीज हो जाए। इनकम इलास्टिसिटी। अब इनकम से क्या इलास्टिसिटी क्या है कि इनकम की वजह से क्वांटिटी डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा। इनकम इंक्रीज हुई लोगों की, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड पे असर पड़ता है। जैसे हमने नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स का हमने पढ़ा था। नॉर्मल गुड्स की क्या है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 0 है, मतलब जैसे ही आपकी प्रोडक्ट की वो इंक्रीज होते हैं, आपकी इनकम जैसे इंक्रीज होगी उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। अब हमने पहले भी डिसाइड किया था कि नॉर्मल गुड्स क्या है, स्मार्टफोन, एंड इंफीरियर गुड्स क्या है, वो कीपैड वाले जो मोबाइल होते थे। अब जैसे ही आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आप अफोर्ड कर सकते हो स्मार्टफोन को, तो आप लोग स्मार्टफोन ही रखोगे, कीपैड वाले मोबाइल इतने ज्यादा यूज नहीं करोगे। और इलास्टिसिटी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड। अब क्या हुआ, एक प्रोडक्ट की वजह से दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर असर पड़ रहा है। सबसे पहले हम ले लेते हैं सब्स्टिट्यूट्स को। अब सब्स्टिट्यूट्स क्या है, बर्गर्स के प्राइस बढ़ गए जिसकी वजह से शॉर्मे की डिमांड बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ, एक प्रोडक्ट के चेंज से दूसरे प्रोडक्ट के अंदर डिमांड के अंदर फर्क पड़ गया, लेकिन ज्यादा फर्क पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट से हमने क्या जाना था कि सब्स्टिट्यूट की वजह से आपकी डिमांड के अंदर ग्रेटर देन 0 चेंज आएगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर क्या सिचुएशन है, कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर ये सिचुएशन है कि अगर आपके कॉम्प्लीमेंट्स की वो कॉम्प्लीमेंट्स जो है, एक चीज मैं बताता चलूं आपको, ये जो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि परसेंटेज चेंजेस दिखा रहे, नहीं, ये ग्रेटर देन 0 का मतलब कि इलास्टिसिटी पॉजिटिव है, इलास्टिसिटी इस चीज की पॉजिटिव है, मतलब कि पॉजिटिव चेंज आएगा, इंक्रीज आएगा। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी पॉजिटिव हो जाएगी, डिमांड भी बढ़ेगी। इंफीरियर गुड्स का क्या सीन है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। हमने चैप्टर के शुरू में ही कह दिया था कि हमने इस वो नेगेटिव साइंस को इग्नोर करना है, लेकिन वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था। इन रियलिटी
जो ऑपोजिट डायरेक्शन में चीजें मूव करती हैं उनमें नेगेटिव साइन होता है। तो यहाँ पर लेस देन 0 का मतलब है कि नेगेटिव, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे। इसी तरह से सब्स्टिट्यूट्स का है, सब्स्टिट्यूट्स के प्राइस बढ़ेंगे तो आपकी डिमांड पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट्स के प्राइस बढ़ेंगे तो आपकी डिमांड नेगेटिव साइड पे जाएगी, दोनों नेगेटिवली रिलेटेड। अगर कॉम्प्लीमेंट्स के प्राइस कम होंगे तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, दोनों नेगेटिव डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो इसलिए लेस देन 0 यहाँ पर शो किया हुआ है। अब न्यूज के अंदर एक एग्जांपल ले लेते हैं। गैस की प्राइस बढ़ गई जिसकी वजह से लोगों ने छोटी गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी। गैस की प्राइस बढ़ गई, स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन कोर्सेज उठाने शुरू कर दिए। गैस की प्राइस बढ़ गई, बाईसाइकिल्स लोगों ने खरीदनी शुरू कर दी। अब एक उसी दौरान लोगों ने कैमल्स खरीदने शुरू कर दिए थे इंडिया के अंदर, ट्रैक्टर के ना फ्यूल डालने के बजाय। और म्यूज, गधों को उन्होंने यूज करना शुरू किया खेती बाड़ी के लिए एज कम्पेयर टू ट्रैक्टर, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। मतलब कॉम्प्लीमेंट्स की वजह से कॉम्प्लीमेंट्स की वजह से ट्रैक्टर की डिमांड कम हो गई। गैस और ट्रैक्टर कॉम्प्लीमेंट्स है तो ट्रैक्टर की डिमांड कम हो गई। कैमल और ट्रैक्टर क्या कहते हैं एक दूसरे के, वो हैं सब्स्टिट्यूट, तो कैमल की डिमांड बढ़ गई। म्यूज भी सब्स्टिट्यूट है खेती बाड़ी के अंदर, तो उसकी डिमांड बढ़ गई। चलें, थैंक यू।